फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, आईएनएस तुशिल के बारे में। इसके बारे में समझते हैं क्या है आईएनएस तुशिल, इसके बारे में समझते हैं। तो आईएनएस तुशिल, आईएनएस नाम से पता चलता है इंडियन नवल शिप, एक शिप है, एक वॉरशिप है बराबर, जो अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। और ये जो वॉरशिप है उसका नाम है आईएनएस तुशिल। और ये जो वॉरशिप है वो कौन से कैटेगरी है फ्रेंड्स, तो वो है ना स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कैटेगरी की है। ध्यान में रखना है, वो एक फ्रिगेट है। अभी आप बोलोगे सर ये फ्रिगेट क्या होता है, तो एक्चुअली वॉरशिप तीन टाइप की होती है, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट, आप ये फोटो के माध्यम से उनके बीच में डिफरेंस देख सकते हो। जो डिस्ट्रॉयर होती है ना वो सबसे छोटी साइज की होती है, जो फ्रिगेट होती है वो मीडियम साइज की होती है, और जो कॉर्वेट होती है वो लार्ज साइज की होती है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो ये जो अभी आईएनएस तुशिल है, ये जो वॉरशिप है ना वो मीडियम साइज की है। वॉरशिप ऐसी शिप जहां से हम इक्विपमेंट्स, वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आईएनएस तुशिल है वो फ्रिगेट कैटेगरी की है, मतलब मीडियम साइज की है, और उसके माध्यम से हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, राइट। ओके, और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये फ्रिगेट के माध्यम से हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, और कैसी मिसाइल, ऐसी मिसाइल को जो दुश्मन की रडार में ना आए, ध्यान में रखना है, बराबर। ये जो आईएनएस तुशिल है वो कौन से क्लास का फ्रिगेट है, तो क्रीवाक 3 क्लास का फ्रिगेट है। ये जो क्रीवाक 3 क्लास के जो फ्रिगेट्स है वो इंडिया और रशिया के माध्यम से, जॉइंट वेंचर के माध्यम से, इंडिया और रशिया के कोलाब्रेशन से बनाया जा रहा है। ये जो क्रीवाक 3 क्लास के जो फ्रिगेट्स है वो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, 1135.6 प्रोजेक्ट का पार्ट है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, ऑलरेडी इंडियन नेवी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है 6 शिप्स ये क्लास से। 6 शिप ऑलरेडी हम ऑपरेट कर रहे हैं क्रीवाक 3 क्लास के, ये लेटेस्ट शिप है आईएनएस तुशिल, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और ये जो 6 शिप है क्रीवाक 3 क्लास के, उसमें से 3 तलवार तलवार क्लास के फ्रिगेट है और 3 तेज क्लास के फ्रिगेट है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो इंडिया और रशिया के कोलाब्रेशन से बनाए जा रहे हैं क्रीवाक 3 क्लास के फ्रिगेट्स, उसमें से 7th और लेटेस्ट शिप है आईएनएस तुशिल, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं आईएनएस तुशिल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 125 मीटर की उसकी लेंथ है, और 3900 टन वो वेट को डिस्प्लेस कर सकता है, बराबर ना। और ये इक्विप है विद एडवांस स्टील्थ फीचर्स, मेकिंग इट लेस डिटेक्टेबल बाय द एनिमी रडार एंड मोर स्टेबल इन द वेरियस सी कंडीशंस। ये जो वॉरशिप बनाया गया है उसके अंदर एडवांस स्टील्थ फीचर्स है, वो दुश्मन की रडार में इजीली नहीं आएंगे, और वो वेरियस सी कंडीशंस के अंदर वेव कर सकते हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और उसके अंदर हमने 26% इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और विथ ओवर 33 सिस्टम्स डेवलप्ड बाय द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, बराबर, ध्यान में रखना है। 26% इंडियन टेक्नोलॉजी है, बाकी इंडिया और रशिया का कोलाबोरेशन है, ध्यान में रखना है। तो ये जो शिप है, बराबर ना, वो वेस्टर्न फ्लीट को दिया जाएगा, जब ये कमीशन होगा तब किसको दिया जाएगा, वेस्टर्न फ्लीट को। और वो कौन सी शिप, कौन से इंडियन नेवी के कौन से कमांड को ज्वाइन करेगा, तो स्वॉर्ड आर्म कमांड है ना उसको ज्वाइन करेगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आईएनएस तुशिल कौन से क्लास की है, फ्रिगेट क्लास की है। क्रीवाक 3 क्लास के जो फ्रिगेट्स है उसके उस वो क्लास की है। 1135.6 प्रोजेक्ट, वो कौन से दो देशों का कोलाब्रेशन है, इंडिया और रशिया का, ध्यान में रखना है। और आईएनएस तुशिल उसकी 7th, ये क्रीवाक 3 क्लास फ्रिगेट की 7th शिप है, ध्यान में रखना है। और स्वॉर्ड आर्म, जो इंडियन नेवी का स्वॉर्ड आर्म है वो कमांड को ये दिया जाएगा, सिंपल, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी पीस प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया है, ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया है, और ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है, मिशेल बेचलेट को दिया गया है, ध्यान में रखना है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, उसके बारे में समझता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ द मॉनिटरी अवार्ड ऑफ ₹25 लाख अलॉन्ग विद द सिटेशन। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, बराबर, उनके नाम से दिया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से दिया जाता है, ध्यान में रखना है। ये जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को
कि जो वर्क करते हैं पीस को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज टू फर्दर द स्कोप ऑफ द फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी इन क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो व्यक्ति या संस्था दुनिया के अंदर पीस को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उस व्यक्ति या संस्था को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दी जाती है। 1986 से ये अवार्ड दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, ध्यान में रखना है। 25 लाख का मॉनेटरी अवार्ड विद सिटेशन इस प्राइज के अंदर दिया जाता है। और अभी रिसेंटली किसको दिया गया? मिशेल बेचलेट, ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 विल बी conferred on former चिलियन प्रेसिडेंट एंड प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट वॉइस मिशेल बेचलेट। ये जो मिशेल बेचलेट है ना, वो चिली के प्रेसिडेंट थे, बराबर, और वो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिविस्ट पर्सन है, बराबर ना। और उन इस पर्सनालिटी को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2024 का, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब से दिया जा रहा है, कितना मॉनेटरी प्राइस होता है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, और इस बार 2024 का किसको मिला? मिशेल बेचलेट को मिला, जो चिली के प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चल हमारे नेक्स्ट जो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ जी है, उनको हटाने की तैयारी की जा रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। क्या है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? क्यों वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को हटाने की बात चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो, एक्चुअली क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपको पता है कि हमारे देश में जो सबसे सुपर मोस्ट पोजीशन है वो प्रेसिडेंट की है। उसके बाद होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी, बराबर ना। ओके, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बनते हैं। अभी देखो, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में आप क्लियरली पिक्चर से देख पा रहे हो कि लोकसभा और राज्यसभा में एक डिफरेंस है, कि लोकसभा में ग्रीन कारपेट होता है और राज्यसभा में कौन सा कारपेट होता है? रेड कारपेट होता है, ध्यान में रखना है। लोकसभा में ग्रीन कारपेट होता है और राज्यसभा में रेड कारपेट होता है। ओके, और ये जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा को जो हैंडल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम स्पीकर बोलते हैं, बराबर ना। और राज्यसभा को जो हैंडल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन, राइट। और ये जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं बाय डिफॉल्ट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं, ध्यान में रखना है। लोकसभा को हैंडल करते हैं स्पीकर और राज्यसभा को हैंडल कौन करता है? चेयरमैन। और उसके जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, अगर मैं आर्टिकल 67 बी की बात करूं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, बराबर ना। आर्टिकल 67 बी के अंदर इसको ये पावर दिया गया है, सिंपल। आर्टिकल 67 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आउटलाइंस हाउ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ये इसी आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को अगर ऑफिस से हटाना है तो किस तरीके से हटा सकते हैं, वो भी आर्टिकल 67 बी के अंदर लिखा गया है, बराबर ना। आर्टिकल 67 बी के अंदर क्या लिखा गया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटाना है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा के अंदर स्पेशल मेजोरिटी अचीव करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर वो राज्यसभा के अंदर पास हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा के अंदर पास किया जाएगा, हाउस ऑफ द पीपल के अंदर, बाय सिंपल मेजोरिटी, ध्यान में रखना है, राइट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सबसे पहले राज्यसभा के अंदर। वहां पे मेजोरिटी हासिल करने के बाद लोकसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और उसके बाद लोकसभा के अंदर अगर मेजोरिटी मिलती है तब जाके वाइस प्रेसिडेंट को अ, उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी है,
ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है जो जिन्होंने एक संगठन बनाया है, इंडिया संगठन। ये इंडिया संगठन के द्वारा रिजोल्यूशन पास करने की बात चल रही है, रिजोल्यूशन मूव करने की बात चल रही है राज्यसभा के अंदर कि हमको राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे जगदीप धनखड़ जी नहीं चाहिए। अभी ऐसा क्यों बात चल रही है? क्योंकि ये जो ऑपोजिशन पार्टी है, ये जो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स है, उनका कहना है कि जगदीप जगदीप धनखड़ जी ये राज्यसभा के सेशन के दौरान बायस होते हैं। वो रूलिंग पार्टी की तरफ ज़्यादा बायस होते हैं कंपेरेटिवली, अगर मैं बात करूँ ऑपोजिशन पार्टी के कंपैरिजन में। मतलब अगर जो भी डिसीजन लेना है वो रूलिंग पार्टी को ध्यान में रख के लेते हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी की अवगणना करते हैं, ध्यान में रखना है, राइट। इसी वजह से ये जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, जो इंडिया संगठन उन्होंने बनाया है, वो राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन मूव करने जा रहे हैं अगेंस्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। क्योंकि उनका कहना है कि जगदीप धनखड़ जी ऑपोजिशन पार्टीज को राज्यसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनको कम समय दे रहे हैं उनकी बातें रखने के लिए, बराबर ना? वो बायस हो रहे हैं, राइट। तो इसी पॉइंट से वो एक रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं उनके खिलाफ उनके इम्पीचमेंट के लिए, ध्यान में रखना है, बराबर ना? तो कौन से प्रोसीजर से जाना पड़ेगा? आर्टिकल 67 बी में जो लिखा है, पहले राज्यसभा में मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद लोकसभा के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी जगह पे नहीं लिखा है कि कौन से पर्टिकुलर ग्राउंड से आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। कोई भी रीजन हो सकता है, जस्ट रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, जस्ट रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर उनको हटाना है तो, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपोजिशन पार्टी का ग्रीवियंस क्या है कि वो बायस हो रहे हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बराबर ना? तो उसी ग्राउंड के ऊपर वो लोग एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं राज्यसभा के अंदर, और वहां पे अगर ये पास हो जाता है तो लोकसभा के अंदर वो पास करेगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर कोई व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर प्रेसिडेंट। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जो होदा है, जो डेजिग्नेशन है, उसी डेजिग्नेशन को फॉलो करके हमने इस ऑफिस को बनाया है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आर्टिकल 66(3) के अंदर लिखा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, बराबर ना? और और अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, ध्यान में रखना है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है तो वो कैसे करते हैं? तो आर्टिकल 66(1) के अंदर उसकी प्रोसीजर लिखी है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं? तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट through a system of proportional representation by the means of the single transferable vote। तो इलेक्टोरल कॉलेज उनको सिलेक्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर्स होते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन की अगर बात करें तो उनके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। देखो, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो ये दोनों के अंदर है ना, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अगर आप जानते हो तो सचिन तेंदुलकर जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, बराबर ना? ओके। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्टेड भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर मात्र इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं उनके टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर उनका 5 साल का होता है, और वो रीसिलेक्टेड भी हो सकते हैं, बराबर ना? वो अपने टेन्योर के पहले रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और अगर मैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स की बात करूं तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, जैसे हम बात करें आर्टिकल 64 के अंडर में। उसके अलावा वो अगर
हमारे प्रेसिडेंट एब्सेंट है तब वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हमारे प्रेसिडेंट एब्सेंट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूव हो गए, तो जब तक कोई नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, ध्यान में रखना है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद के ऊपर से इम्पीच करना है तो आर्टिकल 67 बी का यूज करना पड़ेगा। पहले मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी राज्यसभा के अंदर, उसके बाद लोकसभा के अंदर, और उसके बाद फिर उनको इम्पीच किया जा सकता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा। इंडिया जो एक गठबंधन है ऑपोजिशन पार्टीज का, वो बोल रहे हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा के अंदर जल्दी से लॉन्च करेंगे, मूव करेंगे, और रिजोल्यूशन पास करने के लिए रिजोल्यूशन रखेंगे कि हमको राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे जगदीप धनखड़ जी नहीं चाहिए, बिकॉज वो बायस हो रहे हैं राज्यसभा के कुछ सेशंस के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है वो तैयार हो चुका है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। अभी प्लेन से भी तेज दौड़ेगी ट्रेन। यस यस, ये सही सुन रहे हो आप। प्लेन से भी तेज दौड़ेगी ट्रेन। किसके माध्यम से? हाइपरलूप के माध्यम से। तो ये हाइपरलूप क्या है, इसके बारे में समझेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है कि ताकि ट्रेन प्लेन से भी तेज दौड़ सके, बराबर ना? तो ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, वो ध्यान में रखना है। ओके, चलो। ओके, तो एक्चुअल में अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, मुंबई और पुणे के बीच में ऑलरेडी एक्सप्रेसवे है, मुंबई और पुणे के बीच में। और मुंबई और पुणे के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हम एक्सप्रेसवे के माध्यम से कट करते हैं। और इसी रूट के ऊपर यहाँ पे हाइपरलूप बनाने की बात चल रही है। हाइपरलूप बनाने की बात चल रही है मुंबई और पुणे के बीच में, राइट? तो ये दोनों जो बड़े शहर हैं उसको हाइपरलूप के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। और ये पूरे जो रूट है उसमें से कुछ पोर्शन पे अभी एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है। टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, बराबर ना? हाइपरलूप को टेस्ट करने के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया है मुंबई और पुणे के बीच में, ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हाइपरलूप क्या है फ्रेंड्स? तो अभी तक हम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जानते हैं वो कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? प्लेन, एरोप्लेन, रोडवे, रेलवे और शिपवे। ये चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जानते हैं। ये पांचवा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हाइपरलूप। कैसा होगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये होता है हाइपरलूप। आप देख सकते हो कि मुंबई और पुणे के बीच में ऐसा एक पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, एक पूरा एक ब्रिज जैसा, और उसके ऊपर ये पाइप बनाई जाएगी। ये पाइप को बोलते हैं हाइपरलूप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? हाइपरलूप बोलते हैं। तो ये पाइप बिछाई जाएगी पूरे मुंबई और पुणे के बीच में। और ये हाइपरलूप के अंदर से, ये ट्यूब के अंदर से एक पोर्ट गुजरेगा। क्या गुजरेगा? जिसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। ये ट्रेन जैसा नहीं होता। ट्रेन में तो बहुत सारे डिब्बे होते हैं, लेकिन ये पोर्ट में जस्ट एक ही कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट, ध्यान में रखना है। तो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है जिसको हम हाइपरलूप बोलते हैं, उसके अंदर एक पोर्ट जाएगा मुंबई और पुणे के बीच में। और इस पोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर पाएंगे। देखो इस तरीके से ये पोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर पाएंगे, राइट? तो ये जस्ट एक सिंगल कंपार्टमेंट होगा, राइट? ट्रेन जैसा नहीं होगा जिसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं। और ये जो पोर्ट होगा वो किस में ट्रैवल करेगा? हाइपरलूप के अंदर। अभी हाइपरलूप के अंदर कैसे ट्रैवल करेगा, ऐसा होता है, देखो, राइट ना? तो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है, लाइक जापान, चाइना, राइट? और ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया के अंदर आया है, ध्यान में रखना है। अभी कैसे वो काम करेगा, कैसे वो चलेगा, उसके अंदर बात करनी है, उसके ऊपर बात करनी है। तो ओके, अभी ये जब ये हाइपरलूप तैयार होगा, ये जो पाइप तैयार होगा, तब उसके अंदर से सारी जो एयर है ना, एयर वो सक कर दी जाएगी। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, राइट? वैक्यूम कैसा? तो ऐसा वैक्यूम के 90% वैक्यूम, जस्ट 10% एयर रखनी है। 10% एयर इस पाइप के अंदर रखनी है, बाकी 90% एयर को सक कर दिया जाएगा। वैक्यूम क्रिएट करना है ताकि
एयर रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो, राइट। ये जब पोल ट्रैवल करे तब उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो एयर का, इसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है 90%, जस्ट 10% एयर उसके अंदर रखनी है। क्यों? ये जो 10% एयर है ना, उसके माध्यम से ये जो फैन है ना वो चलेगा, और ये फैन का जो मैकेनिज्म है वो एयर के साथ कंबाइन होके इस पोड को आगे ट्रैवल होने में मदद करेगा, सिंपल, बराबर ना। तो उस वजह से 10% एयर को रखना है, 90% एयर को निकाल देना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, ताकि फ्रिक्शनलेस मैनर में ये पोड ये ट्यूब में से पसार हो सके। क्या ये पोड को चलने के लिए यहाँ पे ये ट्यूब के अंदर क्या कोई ट्रैक वगैरह होगा? नहीं, कोई भी ट्रैक वगैरह नहीं होगा। इस पोड को चलने के लिए यहाँ पे मैग्नेट्स का यूज किया गया है। आप सभी को पता है, बचपन में हमने पढ़ा था मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को। हर एक मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर दो अलग अलग मैग्नेट जिसका नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम नजदीक लाए तो वो अट्रैक्ट हो गए, दो ऑपोजिट पोल होने की वजह से। लेकिन अगर हम दो नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल को नजदीक लाए, या तो एक साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल को नजदीक लाए, तो वो कभी नजदीक नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रेपिल हो गए। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है यहाँ पे। ये जो ये हाइपरलूप है, हाइपरलूप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये जो पोल है उसका भी ये जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे भी मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइपरलूप का नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये जो पोल है उसके ऊपर भी कौन सा पोल होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे वो, और यहाँ पे ऑपोजिट पोल की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसलिए ये प्रॉपर्टी की वजह से कभी भी ये पोड है ना, ये पाइप को टच नहीं करेगा, और फ्रिक्शनलेस मैनर में पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा वैक्यूम के अंदर। इसके लिए ये जो मैकेनिज्म अगर हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करें तो ये मैकेनिज्म के माध्यम से 1200 किलोमीटर प्रति कलाक, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव हो सकती है। एक प्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड अचीव हो सकती है। और ये ऑलरेडी अलग अलग डेवलप देश के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है, और इंडिया अभी इसके लिए ट्रैक बिछा रहा है मुंबई और पुणे के बीच में। आई थिंक पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव हो सकती है, राइट। और ये हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बराबर है, जहाँ पे पोर्ट्स फंक्शनिंग एज अ प्रेशराइज्ड व्हीकल मूव एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड्स थ्रू द लो प्रेशर ट्यूब्स, बराबर ना। तो जो प्रेशर है, जो ट्यूब है उसके अंदर लो प्रेशर किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ताकि वो पोर्ट को रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट, ओके। तो की फीचर्स क्या है इस सिस्टम के? तो एक तो स्पीड अच्छी अचीव की जा सकती है, फ्रिक्शनलेस सिस्टम होता है पूरा, और एफिशिएंसी प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल विदाउट इंटरमीडिएट स्टॉप। तो यहाँ पे मुंबई और पुणे के बीच में हाइपरलूप क्रिएट करना है, तो बीच में कोई भी स्टॉप नहीं होगा, जस्ट मुंबई उससे डायरेक्ट कहाँ पे कनेक्ट करना है, पुणे के साथ, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टॉप नहीं होगा, सिंपल, बराबर ना। तो जो दो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए ये सिस्टम काम में आएगा, सिंपल, बराबर ना, राइट, ओके। तो अगर मैं इस हाइपरलूप सिस्टम के अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो एनर्जी एफिशिएंसी होगी, बिकॉज कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी का हम ऑप्टिमल यूज कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो जो many hyperloop concepts are designed to be powered by the renewable energy sources like solar power, making them environment friendly। तो यहाँ पे ये जो हाइपरलूप है ना, इसको ये जो हाइपरलूप है उसके ऊपर सोलर पैनल्स बना देनी है, बराबर ना। तो उसके माध्यम से सोलर एनर्जी के माध्यम से जो एनर्जी क्रिएट होगी उसी के माध्यम से ये पोड को अंदर चलाना है। अभी देखो ये एक्चुअली ये जो पोड है ना फ्रेंड्स, ये मोटर से चलेगा। ये जो पोड है ना अंदर, ये जो पोड है वो मोटर से चलेगा। यहाँ पे लीनियर मोटर का यूज किया गया। लीनियर मोटर मतलब ये हाइपरलूप के ऊपर एक स्टेटर होगा और जो रोटर होगा वो लीनियर वे में चलेगा, लीनियर वे में चलेगा, बराबर ना। देखो मोटर दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल मोटर जहाँ पे स्टेटर स्टेटर के अंदर जो मोटर होती है, बराबर ना, वो सर्कुलर वे में ट्रैवल करती है। और जो लीनियर मोटर होती है उसमें स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट होता है, बराबर ना, वो लीनियर वे में ट्रैवलिंग करेगा। तो स्टेटर यहाँ पे हाइपरलूप एज अ स्टेटर के तौर पे काम करेगा, और उसके अंदर जो मोटर होगा वो लीनियर वे में काम करेगा, बराबर ना। इसके लिए उसको बोलते हैं लीनियर मोटर। वो कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, राइट, ओके। और मोटर के अंदर जो दो एलिमेंट होते हैं,
रोटर और स्टेटर। नॉर्मल मोटर में क्या होता है कि स्टेटर स्टेटिक पार्ट होता है और जो रोटेटिंग पार्ट है वो सर्कुलर वे में घूमता है। और जो लीनियर मोटर है उसमें क्या है, स्टेटर स्टेटिक होता है और जो रोटर है वो लीनियर वे में घूमेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वो उसको पोर्ट के अंदर डाला गया है, और ताकि पोर्ट लीनियर वे में ट्रैवल कर सके, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और ये जो बेनिफिट है उसमें सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, उसके अलावा ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई है। और किस तरीके से सोलर पैनल का यूज़ करके यहाँ पे हम पोर्ट को ये ट्यूब के अंदर से हम ट्रैवल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल बिछा सकते हैं, और उसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो स्टेटर को प्रोवाइड की जाएगी, और स्टेटर किसको घुमाएगा, फिर रोटर को घुमाएगा, सिंपल, बराबर ना, और पोर्ट ट्रैवल हो पाएगा। राइट, ओके। और चैलेंजेस क्या है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बराबर ना। बहुत हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स चाहिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके अलावा मुंबई और पुणे के बीच में फॉर एग्जांपल इसको बिछाना है, इसके ट्रैक को हाइपरलूप क्रिएट करना है, तो एक पूरा सीधा रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर ना। आप इसमें कोई भी मोड़ नहीं ले सकते, बराबर ना। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ पौधे बीच में आएंगे उसको काटना पड़ेगा, बहुत सारे पहाड़, जो वेस्टर्न घाट में जो बहुत सारे पहाड़ी रास्ता है उसको काटना पड़ेगा। तो लैंड एक्विजिशन इस बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हर्डल, ये सब बोलने में बहुत ईजी है, लेकिन ये जो मैग्नेट्स की मदद से जो पोल को अंदर ट्रैवल करवाना है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं मैगलेव ट्रेन भी बोलते हैं हम दूसरी भाषा में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिमांड करती है, तो उसके लिए R&D के ऊपर भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये मुंबई और पुणे के बीच में जस्ट एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, मतलब हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ध्यान में रखना है। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है, मैगलेव ट्रेन क्या है, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, आपको जस्ट होमवर्क करना है कि भाई कौन से देश में अभी मैगलेव ट्रेन चल रही है, बराबर ना, थोड़ा ध्यान में रखना है। कौन से देश में अभी मैगलेव ट्रेन चल रही है वो आपको जस्ट होमवर्क करना है, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज कुकेश डी कुकेश इज अ यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड चेस चैंपियन, और वो भी यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एक भारतीय बना है डी कुकेश। 18 साल का एक लड़का जो दुनिया में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, उसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैच हुई थी, किसके बीच में, तो अ, जो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लीरेन, और एक चैलेंजर जिसको चैलेंज कर रहे थे कुकेश, डी कुकेश, जो हमारे चेन्नई के हैं, बराबर ना। उनके बीच में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, बराबर। टोटल 14 राउंड हुए इन दोनों के बीच में, 14 राउंड। और जो डिंग लीरेन है, जो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है, बराबर ना, वो 32 साल के थे, और जो हमारे चैलेंजर थे कुकेश, डी कुकेश, वो 18 साल के थे, और उनके बीच में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, बराबर ना। और ये 14 राउंड की ये गेम हुई थी, और उसमें जो डिंग लीरेन है उनको 6.5 पॉइंट्स मिले, और जो हमारे डी कुकेश जी है उनको 7.5 पॉइंट मिले, बराबर ना, और उन्होंने इस मैच को जीत लिया, बराबर, और दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और अगर मैं बात करूँ ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्या होता है फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी कुकेश वो इस बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं 2024 में। तो 2025 में वो एज अ डिफेंडिंग चैंपियन खेलेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनल के अंदर, एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, और उसके सामने जो व्यक्ति पूरे साल में अच्छा परफॉर्म करेगा वो एज अ चैलेंजर होगा, बराबर ना, वो एज अ चैलेंजर होगा, और इन दोनों के बीच में फिर फाइनल मुकाबला होगा, ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि डी कुकेश पहले भारतीय है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले, डी कुकेश सेकंड भारतीय है। पहले भारतीय को आप सब जानते हो, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, वो 11 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं फ्रेंड्स। कितनी बार, 11 बार। लेकिन यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, डी कुकेश है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो विश्वनाथन आनंद वो वही पर्सन है जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था, 11 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं,
और सेकंड इंडियन है डी गुकेश जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, ध्यान में रखना है। और अगर मैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये जो मैच अभी ये जो चेस को इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी हैंडल करती है उस बॉडी का नाम है FIDE, FIDE, बराबर ना, फाइड, तो जिसको फीडे भी बोलते हैं, बराबर ना। तो इस संस्था के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये जो बॉडी है इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट ऑफ चेस, चेस स्पोर्ट को गवर्न करने का एक जिम्मेदारी है इस बॉडी के ऊपर, बराबर, इंटरनेशनल लेवल पे। इट रेगुलेट्स ऑल द इंटरनेशनल चेस कंपटीशन। इट इज अ कंटिन्यूड एज अ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, वो एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। इट ऑर्गेनाइज अ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कौन करता है? FID ही, ध्यान में रखना है। और ये जो संस्था है इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 1999 से, बराबर ना। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेम, स्विट्जरलैंड के अंदर, ध्यान में रखना है। और इसको इनिशियली फाउंड किया गया था 1924 के अंदर, लेकिन उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कब रिकॉग्नाइज किया? 1999 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो FID ध्यान में रखना है, चेस को रेगुलेट करता है वर्ल्ड लेवल पे। उसका हेडक्वार्टर लुज़ेम, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये वैसे बनाई गई 1924 के अंदर, लेकिन इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कब रिकॉग्नाइज किया गया? 1999 के अंदर। और इस संस्था का मोटो क्या है? जेंस उना सुमुस, उसका मतलब है वी आर वन फैमिली, ध्यान में रखना है। इस मोटो को भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन वो भी भारतीय है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, चल, हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत बार वो चर्चे में रहता है। साइमल्टेनियस पोल, उसके बारे में बात करते हैं। साइमल्टेनियस पोल को दूसरी भाषा में बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग जो बिल्स है उसको अप्रूव किए गए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, साइमल्टेनियस पोल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझेंगे फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। चलो, ओके, तो अभी रिसेंटली PM मोदी जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी टर्म के अंदर, NDA गवर्नमेंट के इसी टर्म के अंदर इस वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो सेंसस है जो 2021 में होना चाहिए था, जो अभी तक पेंडिंग है, उसको भी इसी NDA गवर्नमेंट के करंट टर्म के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, बराबर। ये PM मोदी जी का वादा है। तो ये NDA गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं पता है? बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रहे पता है? कि आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर 543 सीट्स है, राइट ना। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर जीतना है तो उसको 272 सीट्स के ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता हो बीजेपी को इस बार 240 सीट मिली थी, तो ये उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। अगर उसको मेजोरिटी विथ मेजोरिटी अगर इलेक्शन को जीतना था तो 272 सीट्स चाहिए थे, लेकिन मात्रा कितनी मिल पाई? 240। तो बीजेपी वैसे अकेले दम पे इस इलेक्शन को नहीं जीती है, बराबर ना। उसने जो ग्रुप के साथ अलायंस किया है, एनडीए ग्रुप के साथ, एनडीए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रुप है जिसमें से मेजर पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी जो ग्रुप का हिस्सा है उसके गठबंधन की वजह से इस बार बीजेपी को इस बार बीजेपी को इलेक्शन जीतने का मौका मिला है, बराबर। इसके लिए यहाँ पे NDA गवर्नमेंट का यूज किया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट यूज नहीं किया है, बराबर। टर्म कौन सा यूज किया है? NDA गवर्नमेंट, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो NDA एक्चुअली एक अलायंस है, उसमें एक मेजर पार्टी है बीजेपी। तो ये अलायंस की वजह से यहाँ पे बीजेपी को इस बार मतलब PM मोदी जी इस बार कंटिन्यूएशन में रहे एज प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, इसके लिए यहाँ पे NDA गवर्नमेंट टर्म यूज किया गया है। तो मोदी जी ने अभी अनाउंस किया कि इसी NDA गवर्नमेंट के टर्म के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सेंसस भी इसी टर्म के अंदर इम्प्लीमेंट होगा जो 2021 से पेंडिंग है बिकॉज ऑफ कोविड, बराबर ना। ओके, तो अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज अ डिबेट अराउंड द वन नेशन वन इलेक्शन? तो वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअल में है क्या फ्रेंड्स? तो अगर मैं बात करूं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो अगर आपको पता हो जैसे 2024 की बात करें, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ओके।
उसके कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में इलेक्शन हुआ। उसके कुछ ही दिनों के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र में उसके कुछ दिनों के बाद अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाला है। बराबर ना? मतलब ये हम जस्ट कहने की बात है कि देश में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन देश में बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। बराबर ना? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल झारखंड में 2024 में इलेक्शन हुआ, तो अभी नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में होने वाला है। महाराष्ट्र में 2024 में हुआ, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में होने वाला है। लेकिन जो बाकी स्टेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल 2023 में इलेक्शन हुआ है, बराबर 2028 में हो गए, और कुछ स्टेट्स के अंदर 2022 में इलेक्शन हुआ तो 2027 में हो गए। तो ये जो इलेक्शन का खेला है ना, वो हर 4 4 5 5 6 6 महीने के अंदर किसी न किसी राज्य के अंदर इलेक्शन होते रहते हैं। और 5 साल के बाद लोकसभा के अंदर इलेक्शन होते रहते हैं। बराबर ना? राइट? तो ये जो इलेक्शन का खेला है वो पूरे साल चलता रहता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो पूरे साल इलेक्शन चलता रहता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे काम करने के ऊपर कम फोकस कर पा रहे हैं। जस्ट हम हमारे मार्केटिंग के लिए वो ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। राइट? खर्चा बहुत बढ़ रहा है, हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का कहना है। इसके लिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो एक ही साथ लोकसभा का भी हो जाए और हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव का भी एक ही साथ इलेक्शन हो जाए। बार बार 5 5 साल इलेक्शन के पीछे नहीं खर्च करना है। बराबर ना? ये वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के चेयरमैन थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। बराबर ना? और उन्होंने भी रिकमेंड किया कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बराबर ना? ओके। और ये अभी जैसे मैंने आपको बात किया कि एट प्रेजेंट अभी हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन हमारे जो स्टेट असेंबलीज के हैं वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, सेपरेटली होते रहते हैं। बराबर ना? ओके। 5 5 साल जैसे जैसे खत्म हो जाए वैसे सेपरेटली हर एक स्टेट के स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते रहते हैं। बराबर ना? लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हर एक साल एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं, और कैंपेनिंग करने में ही समय चला जाता है, एफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा, ऐसा गवर्नमेंट का काम कहना है। राइट? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? तो वन नेशन वन इलेक्शन रिफर्स टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग द साइमल्टेनियस पोल फॉर द स्टेट असेंबलीज एंड द लोकसभा। स्टेट असेंबलीज और लोकसभा दोनों का पोल एक साथ कंडक्ट किया जाए, ताकि पूरे साल हमको कैंपेनिंग वगैरह ना करना पड़े, खर्चा भी बहुत कम हो, एफिशिएंटली काम कर सके। बराबर ना? तो ये जो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो नया मुद्दा नहीं है। हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होता था 1967 तक। लेकिन 19 देखो 1952 1957 1962 1967, ये जो 5 साल है 4 साल है, उसमें कंटिन्यूअसली वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया 1968 और 1969 के अंदर, इसकी वजह से वहां पे फिर से इलेक्शन हुए। बराबर? और फिर धीरे धीरे करके ये जो पूरा सीक्वेंस था वो पूरा बिगड़ गया। बराबर ना? इसकी वजह से फिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा था वो तब स्टॉप हो गया, लेकिन अभी हम फिर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसी चीज को, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है। बराबर ना? ओके। और इसी वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल को अप्रूव किया है। इसके लिए हम इस न्यूज़ को रिसेंट न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस पूरे मुद्दे में समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियस पोल क्या है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2024। अभी देखो एक्चुअल में हम दो एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति और एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ये दोनों एक्सरसाइज न्यूज़ में थी इस वीक में, तो ये दोनों न्यूज़ को हम कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज कौन सी दो देश के बीच में होता है, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कौन से दो देश के बीच में होता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बराबर ना? तो दोनों न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो ये जो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया की। देखो, एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो एयरफोर्सेस के बीच में होती है, या तो मिलिट्री के बीच में होती है, आर्मी के बीच में, या तो नेवी के बीच में होती है। कभी कभार एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड के बीच में भी होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मीज के बीच में हुई। कौन सी दो कंट्री के? इंडिया और मलेशिया के, ध्यान में रखना है। बराबर? और इसके अंदर अभी देखो, अगर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो उसमें एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, अगर मिलिट्री की एक्सरसाइज है तो इसमें कोई ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, और अगर नेवी की एक्सरसाइज है
तो कोई शिप्स पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे मिलिट्री की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे एक ग्रुप के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, महार रेजिमेंट। बराबर, तो ध्यान में रखना है इंडिया और मलेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हुआ, उसमें इंडिया की तरफ से कौन से ग्रुप के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, महार रेजिमेंट, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ये जो एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, वो अल्टरनेटिवली इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया और मलेशिया के अंदर होती रहती है। 2023 का जो एडिशन हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था, बराबर, ध्यान में रखना है। 2023 का एडिशन मेघालय इंडिया के अंदर, अभी 2024 का जो एडिशन हुआ है वो मलेशिया के अंदर हुआ है, बराबर ना। ओके, ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं, तो दो देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, अपने बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए, और डिफेंस कोऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। हर एक एक्सरसाइज का यही मोटिव होता है, बराबर ना। राइट, तो जस्ट सिंपल न्यूज में, हरिमाऊ शक्ति कौन से दो देश का बीच में एक्सरसाइज होती है, इंडिया और मलेशिया, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इंडिया की तरफ से महार रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज के अंदर, बराबर ना। ओके। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर की बात करूं, तो ये जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है वो किसके बीच में हुआ, तो ये अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में हुआ। तो ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच में हुआ, अग्नि वॉरियर, ध्यान में रखना है। और उसमें इंडिया की तरफ से कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, आर्टिलरी रेजिमेंट ने, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। और ये भी एक्सरसाइज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर आर्मी की एक्सरसाइज है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।